जय श्री राम। भारत के गांवों की पेयों की समृद्ध परंपरा। आज के युग में घर पर कोई अतिथि आया तो उसे कोल्ड ड्रिंक या बाजार के सस्ते पेय पिलाना यह शान समझी जाती, किंतु इससे भिन्न अपने गांव के स्वागत की शैली में अनेक पेयों को पिलाने की एक समृद्ध परंपरा रही है, जिनमें से कुछ की चर्चा मैं करता हूँ। गर्मी का दिन हो, नींबू पानी, थोड़े नमक आदि से ठंडे जल से बने शिकंजी का कोई सानी नहीं। आज ऐसे शिकंजी में पानी की जगह सोडा डालकर भी लेने का अभ्यास है, किंतु नींबू की गुणवत्ता, उसके विटामिन सी के गुण, चीनी और नमक के औषधीय गुण जो शरीर में पानी की कमी को, पानी के क्षय को समाप्त करते, ऐसे शिकंजी का बड़ा महत्व है। एक दूसरा पेय जो बड़ी रुचि के साथ जाना जाता वह है कच्चे आम का पना। आम छोटे टिकोरे से थोड़ा गूदा और ले लेता तो ऐसे आम को तोड़कर आग में भूनकर या पानी में उबालकर उसमें जलजीरा के मसाले, जिसमें भुना जीरा, काला नमक, सामान्य नमक, काली मिर्च, ऐसी कुछ औषधीय गुण वाली रसोई की वस्तुएं होती, उसमें कुछ और सामग्री जैसे मीठा, गुड़ या चीनी, शक्कर, खांड, थोड़ा नमक डालकर इस पने को लेने का प्राविधान होता। ऐसा पना कई बार मीठा, नमकीन, कई बार केवल नमकीन बनाया जाता, जिसमें पुदीने का प्रभाव, उसका औषधीय प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण होता। घरों में जब गन्ने का सीजन होता तो चाहे किसी भी कार्य के लिए, चाहे बिक्री के लिए या फिर घर के काम के लिए गुड़ तैयार होता, तभी गुड़ को पूरी तरह न जमाकर राब तैयार किया जाता। ऐसे राब को किसी मिट्टी के पात्र, कूड़ा आदि में रख लिया जाता। उसके भीतर चींटियां, कीड़े न पहुंचें, इसकी चिंता की जाती और ऐसे राब को अल्प प्रमाण में निकालकर उसके साथ भोजन भी किया जाता, रोटी आदि खाई जाती। किंतु ऐसे राब से शरबत बनता। जब ये राब खाण की तरह जम जाता तो उसमें से कुछ निकालकर और उसको जब पानी में डाला जाता तो ठंडा पानी और ठंडा हो जाता और ऐसे शरबत में दही मिलाकर, और जब राब का शरबत किसी को भी उपलब्ध कराया जाता तो वह अत्यंत प्रसन्न होता। ऐसा ठंडा रस स्वतः तैयार होते दिखता। आज घोर भौतिकवादी युग में भी बड़े बड़े नगरों, महानगरों में किसी ठेले पर, किसी दुकान पर गन्ने का रस निकालकर नई अधुनातन विधियों से पीते पिलाते देखा जा सकता है। किंतु गांव में कोल्हू चलता, गन्ने का यह रस दिन रात निकाला जाता। उस स्थान पर कोई भी पहुंचा तो उसके लिए गन्ना और रस सहज सुलभ होता। ऐसे रस में ही कुछ नींबू, पुदीना, अदरक, ऐसे औषधीय गुण की वस्तुएं डालकर इस गन्ने के रस को लोग लेते। वह एक उत्तम पेय इस रूप में जाना जाता। मैं शिवानी के उपन्यासों को पढ़ा, जिसमें अपनी कृतियों के वर्णन के क्रम में फालसे के रस, काफल के रस और वहाँ एक पलाश की फूलों के जैसा लाल सुर्ख बुराज का फूल होता है, उसके शरबत की चर्चा करते हैं।
मैं स्वयं नैनीताल में रहा तो वहाँ के निकट भवाली या ऐसे सुदूर जंगलों में जब बुराज फूलता तो पूरे जंगल में जैसे कि आग लग गई हो। ऐसे फूलों के गिरे फूलों से या फिर तोड़कर फूलों के स्पेस से शरबत बनाया जाता। वह शरबत अत्यंत शीतलकारी और हृदय रोग के लिए एक औषधि का कार्य करता। ऐसे रस को भी पहले पीने की एक परंपरा थी। ऐसे अनेक फूलों का, गुड़हल के फूल या अन्य फूलों से ऐसे शरबत बनते। शरबत के क्रम में बात चल रही हो तो मिंट या खस की चर्चा न हो। खस वैसे तो सेंट या अर्क के लिए जाना जाता है, किंतु इस व्यवस्था में खस के निकले अर्क से शरबत बनता। कुछ हरापन लिए हुए यह शरबत अत्यंत लाभकारी सिद्ध होता। फलों के रस और गूदे के साथ भी अनेक प्रकार के शरबत बनते। गांव में बेल का शरबत, आम, कच्चे आम का तो पना, किंतु जब आम पक जाता तो उसका सेक, तरबूज, फालसा, सहतूत, स्ट्रॉबेरी, अमरूद, लीची, माल्टा, पहाड़ के अनेक फल जिससे कि शरबत बनाने की एक व्यवस्था रहती। उसको मीठा करने के लिए देसी चीनी, खांड, बूरा, मिश्री आदि का प्रयोग किया जाता। दही की लस्सी एक बार मुंह को लग जाए तो छूटती नहीं। सभी धार्मिक नगरियों की विशेषताओं में लस्सी अपनी अनन्य विशेषता है। पंजाब के शहरों नगरों में बड़े बड़े गिलास में यह लस्सी पीने की, मट्ठा पीने की यह व्यवस्था रहती है। मीठा किया, गाढ़ा रहा, मेवे, कुछ मलाई आदि को डाला तो उस लस्सी का क्या कहना। किंतु यदि घी निकाला, मक्खन निकाला और ऐसे मट्ठे को भी लिया तो आयुर्वेद के अनुसार ऐसे मट्ठे और छाछ का बड़ा महत्व है। पहले केवल दक्षिण भारत में, किंतु अब देश भर में नारियल का पानी यह लोकप्रिय हुआ है। लगभग देश भर में समान रेट पर यह नारियल उपलब्ध हो जाता, जिसको विक्रेता पानी निकाल कर देता। नारियल में दूसरा प्रकार मलाई वाले नारियल, जिसका थोड़ा हिस्सा यानी पानी को तो सीख के माध्यम से लोग ग्रहण करते, फिर मलाई निकाल कर खाते। यह नारियल का पानी एक प्राकृतिक स्रोत होता जिसमें सभी प्रकार के खनिज अपने आप में बड़े महत्वपूर्ण होते। काशी, बनारस, इलाहाबाद, मथुरा, उज्जैन ऐसे स्थानों पर भगवान शिव के प्रसाद के रूप में ठंडई को लेने की एक परंपरा है, जिसमें बहुत सारे मेवे उसको सिलबट्टे पर खूब पीस कर और उसके पेस्ट को दूध के साथ मिलाकर यह लेने का क्रम चलता है। बनारस के एक सफल उद्योग कर्मी ने ऐसा ही पेय पदार्थ मिश्राम्बु नाम से प्रसारित किया, जो आज भी पेय की श्रृंखला में अत्यंत गुणवत्तापूर्ण है। उसको लेकर लोग दूध में मिलाकर और पेय तैयार कर लेते। बन गई ठंडई, जो परंपरागत ठंडई से लगभग मेल खाती है। इस ठंडई का अपना महत्व है। कुछ लोग ऐसी ठंडई में थोड़ी शिव की बूटी भंग को भी डालते, किंतु जन सामान्य जो इसको कभी ग्रहण नहीं किया उसको इस भंग के प्रयोग से बचना चाहिए, क्योंकि आप कल्पना नहीं कर सकते कि भांग किस प्रकार का विचित्र प्रकार का नशा है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक और पेय चने की लस्सी, चने के सत्तू की लस्सी, इसका कोई सानी नहीं।
शुद्ध चने का सत्तू, उसमें मिलाने योग्य कुछ मसाले, भुना जीरा, काली मिर्च, नमक, काला नमक, इस सब को डालकर और रही से मथ कर इस लस्सी को तैयार किया जाता। नींबू या खट्टा करने के कुछ और प्राकृतिक साधन, थोड़ी महीन कटी प्याज, मिर्च, धनिया पत्ती, ये सबको डालकर यह लस्सी बनती और अत्यंत लोकप्रिय होता। बिहार के, बंगाल के, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सीजन आते ही गर्मी के दिनों में, और अब तो वर्षानुवर्ष इस प्रकार की लस्सी उपलब्ध होती है। मुझे स्मरण है कि ऐसी लस्सी के लिए प्रसिद्ध बलिया में मैं एक बार किसी प्रयोजन से पहुंचा। वहां किसी से पूछा कि अच्छी लस्सी कहाँ मिलती। उन्होंने एक गुमटी में बैठे बूढ़े की ओर इशारा किया। मैं वहां गया। मैं पूछा, बाबा आपकी लस्सी किस रेट पर? उन्होंने तब के रेट को बताया, 1 रुपया। मैं 1 रुपया निकाल कर उन्हें दिया। वे लस्सी बनाने में लग गए। मेरे बाद एक और ग्राहक आए। उन्होंने कहा, जरा जल्दी दीजिए, जरा जल्दी दीजिए। उस बूढ़े ने झिलमिलाकर तिलमिलाकर उनका पैसा निकाला। कहा, बाबूजी आपको बहुत जल्दी है, आप ये पैसा लीजिए और जाइए, क्योंकि मैं अपना हाथ नहीं बिगाड़ूंगा। हाथ बिगाड़ूंगा, गुणवत्ता बिगड़ेगी तो मेरे यहाँ कौन आएगा। ऐसे सत्तू की लस्सी को वे बड़े मनोयोग से बनाते। थोड़ा सूखा सत्तू वो अपने पात्र में डालते, पानी डालते, मथते और इस प्रकार वह लस्सी तैयार होती। लगभग आधे घंटे लगाकर जब उन्होंने लस्सी को तैयार किया तो मैं कह सकता हूं कि ऐसी लस्सी मुंह को न छोड़े, अत्यंत सुस्वादु और चने के मौलिक स्वाद को देता हुआ। तो यहाँ भारत की सुदीर्घ पेय परंपरा की मैं चर्चा कर रहा था। इन सबसे भिन्न आज के युग में चंद रुपए लागत की एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल, जिसको 10-20 गुना पैसा लेकर ये कंपनियां ग्राहकों को लूटती हैं और पेय के नाम पर, ठंडे पदार्थ के नाम पर अपने पेय को बेचती हैं। इससे बचना चाहिए। ऐसे किसी भी प्रकार के पेय को कतई स्वीकार न करें। जिन्हें मधुमेह है, बीपी है, ऐसे रोगियों को तो इसी बोतल को हाथ नहीं लगाना चाहिए। आइए हम भारत की समृद्ध पेय परंपरा का वर्णन करें, इन्हें अपनाएं, इसके विक्रेताओं को प्रोत्साहन दें, और यदि ऐसा करेंगे तो हमारे देश की यह समृद्ध परंपरा और विकसित होगी। अपने घर पर शादी ब्याह या शुभ प्रसंगों पर अपने भारतीय पेयों के प्रचलन को फिर से चालू करें। हम किसी भी दशा में सरलता और लाघव के लिए ऐसे विदेशी कंपनियों के पेय पदार्थों को प्रोत्साहन न दें। यह अत्यंत आवश्यक है। और यदि हम अपने भारतीय पेय परंपरा को विकसित करेंगे तो हमारा देश समृद्ध होगा, सुसंपन्न होगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तज छेरी कौन दुहाए। जिसके घर कामधेनु दूध देने के लिए उपलब्ध है, वह छेरी के दूध को क्यों अपनावे। यह बात समझकर हमें अपने भारतीय पेय पदार्थों को, भारतीयता को प्रोत्साहित करना चाहिए। जय श्री राम।